पद्धतियां क्या थी? जातीय खेमों में बांट बांट करके हमने महापुरुषों के गौरव और गरिमा को भी कम किया, और यही नहीं, उसे आपस में विभाजित करके कहीं कुछ होता था तो मेरा तो क्या, ये कह करके हम पल्ला झाड़ लेते थे। जैसे कि इस देश पर होने वाला हमला या किसी महापुरुष के ऊपर अपमान की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणी किसी जाति विशेष की हो, और उसके बाद जो चीज जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, एक एक करके, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं और, कभी कहीं और इस सिलसिला जो चलता गया पूरे देश को गुलामी की चपेट में ला दिया। भाइयों बहनों, देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए भी आंदोलन चले, अभियान चले, बड़े बड़े संघर्ष हुए। और ओबीसी मोर्चा, मुझे लगता है अलग अलग जाति से जुड़े हुए लोग होंगे, याद करना, ये जातियां नहीं हैं, ये अग्रिम मोर्चे के लड़ाके हैं हिंदू समाज के, अग्रिम मोर्चे के। किसी कालखंड में इन्होंने संघर्ष का जो बीड़ा उठाया था, कौन विस्मृत कर सकता है निषाद राज को? श्रृंगवेरपुर में उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार बना रही है। हजारों वर्षों की विरासत को क्यों भुला दिया था लोगों ने? क्यों विस्मृत कर दिया था निषाद राज को? अयोध्या तो कोई आना ही नहीं चाहता था। सरकारों के लिए से लगता था कि अयोध्या जाने का मतलब उन पे सांप्रदायिकता का लेपन लग जाएगा। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमारे अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा साहब दीपावली के अवसर पर हम आपको बधाई और शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा दीपावली तो 15 दिन के बाद है। तो उन्होंने कहा आपका कार्यक्रम क्या होगा? मैंने कहा देखो, मेरा कार्यक्रम दीपावली के अवसर पर वनवासी छात्रों के बीच में होता है, तो मैं वहीं रहूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे वनवासी समाज के बीच में अपने कार्यक्रम में तो जाना है, लेकिन एक बात और मुझे देखना होगा, अयोध्या में दीपावली कैसे होती है, ये भी मुझे देखना चाहिए। मैंने एक टीम भेजी। भाइयों बहनों, अयोध्या जब आई, ये वेद प्रकाश जी हैं, यहाँ के पूज्य संतों से जब उन्होंने भेंट की तो पता लगा यहाँ सामान्य दीपावली थी, कोई भव्यता नहीं थी। मैंने कहा क्या अयोध्या की दीपावली, भगवान राम के 14 वर्ष के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली का आयोजन होता है, क्या अयोध्या की दीपावली को हम एक यूनिक इवेंट के रूप में स्थापित कर सकते हैं, दुनिया के एक महोत्सव के रूप में स्थापित कर सकते हैं? यहाँ के पूज्य संतों की सहमति लेकर के, जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके मैंने कहा भाई एक काम करो, 51,000 दीपक जलाने की व्यवस्था करो। भगवान राम को फिर से हम पुष्पक विमान से वहां पर लेकर के आएंगे, और वही भव्यता, वही दिव्यता होनी चाहिए। देश और दुनिया की जहां जहां रामलीलाएं होती है उनको आमंत्रित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। और आपने देखा होगा दीपोत्सव आज अयोध्या का एक पर्व बन गया है। दुनिया के सामने दीपोत्सव ने अयोध्या की एक नई पहचान बना दी है। दीपोत्सव के उत्सव में अब लाखों लोग जुड़ते हैं, और दीपक भी तो लाखों जलने लग गए हैं। पहले वर्ष 51,000 दीपक के लिए, भाइयों बहनों, हमें पूरे प्रदेश से ये दीपक इकट्ठे करने पड़े थे। अगले वर्ष हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का गठन किया। प्रजापति समाज के लोगों से कहा कि अप्रैल से जून तक आपको गांव के तालाब की मिट्टी फ्री, आपको मैनुअल चाक के बदले इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक देंगे। बर्तन और जितना भी आप आइटम मिट्टी के बना सकते हैं बनाइए। और आज देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे 7.5 लाख दीपक इस बार जलेंगे दीपोत्सव के कार्यक्रम में, और सभी अयोध्या में बन रहे हैं। दीपावली में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था। चीन जैसा नास्तिक देश हमारे लिए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बना के भेजता था। उन प्रतिमाओं में न शकल होती थी, न सूरत होती थी, लेकिन मजबूरी होती थी।
हर व्यक्ति जाता था मार्केट से, वही खरीद के लेके आता था। कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कहा चीन की मूर्तियां नहीं आएंगी, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए हमारा कुमार भाई बर्तन बनाएगा, मूर्ति बनाएगा। और आज आप देख रहे होंगे चीन से सस्ती लेकिन चीन से अच्छी मूर्ति हमारा कुमार भाई, प्रजापति समाज का भाई ही आज अपने अपने गांव में बना करके मार्केट में देता है। सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ रोजगार का भी सृजन हो रहा है और हमारा पर्व और त्योहार भी आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार भी कर रहा है। यानी एक साथ कैसे हम व्यापक परिवर्तन का आधार बना सकते हैं, उस दृष्टि से उस नई सोच को हमारे पर्व और त्योहारों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सोचिए ना, आखिर श्रृंगेरपुर में आयोजन पहले भी हो सकते थे। श्रृंगेरपुर में निषाद राज का भव्य स्मारक पहले भी बन सकता था, नहीं बनाया गया, नहीं किया गया। जो लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करके सत्ता हासिल किए थे, मैं थोड़ा उनका एक नजारा आपको प्रस्तुत करता हूं। आप आश्चर्य उनके कारनामों को भी एक बार आप देखेंगे तो आपका आश्चर्य होगा। 2015-16 भाइयों बहनों, पूर्व दशम छात्रवृत्ति प्रदेश के अंदर, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कुल 57,678 बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिली थी। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे 10 गुना बढ़ाया। अगर आप देखेंगे 17-18 में 7,58,520 छात्रों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दी है। विगत वर्ष कोरोना कालखंड में भी 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। और इस वर्ष अभी 175 करोड़ रुपए इसके लिए अभी से तैयार कर दिए गए हैं। और मैंने कहा 2 अक्टूबर को सभी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करके पूर्व दशम छात्रवृत्ति उन छात्रों के खाते में पहुंचने की तैयारी कराओ। दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की स्थिति आपको मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2015-16 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुल 10,44,000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप गई थी। और भाइयों बहनों, आप 19-20 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20,22,800 छात्रों को यही स्कॉलरशिप जा रही है। इस वर्ष 1,200 करोड़ रुपए पहले से तैयार है। हमने कहा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को उन छात्रों के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए, तैयारी कर लो अभी से। यह स्थिति प्रदेश की बदली हुई स्थितियां हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर दी जाने वाली योजनाओं को, शादी अनुदान, पिछड़े वर्ग के बच्चों को